हेलो स्टूडेंट्स, हम आज वापस आपके साथ में ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुबह खान चौधरी बाई हिस्ट्री आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मालूम है कि हम कक्षा 12 का हिस्ट्री कक्षा 12 की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे उस टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण है, पहले हम महात्मा गांधी के बारे में देखने जाएंगे। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक वह युग है जिस युग के अंदर महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस युग के अंदर बात की जाए तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है गुजरात के पोरबंदर। रेफरेंस के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12 की बुक्स के आधार पर चल रहे हैं हम इतिहास की। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। जो पिता थे इनके करमचंद गांधी, ये राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट रियासत के क्या थे? दीवान थे। पिता का नाम करमचंद गांधी है जो राजकोट रियासत के दीवान हैं। माता का नाम पुतलीबाई है। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो योगदान रहा है। ये गांधी वे हैं जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और एक सूत्र में बांधने के साथ में पूरे देश को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत लेके चले और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उन महात्मा गांधी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योग के बारे में पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर। पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे।
माता का नाम पुतलीबाई, इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। इनका जो विवाह हुआ है वो कस्तूरबा के साथ में हुआ। इनकी पत्नी का नाम जो था वो कस्तूरबा था। बेटा हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1887 में महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। 87 में उच्च शिक्षा के लिए कहां गए? इंग्लैंड चले गए हैं महात्मा गांधी 1887 में। 1891 में कानून की शिक्षा को प्राप्त कर 1891 में कानून की शिक्षा को प्राप्त कर वापस भारत लौटे। कहां पर लौटे हैं? वापस भारत लौटे हैं। 1887 में उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड गए। 1891 में कानून की शिक्षा प्राप्त कर ये वापस भारत लौट आए हैं। लौटने के बाद 1891 में जब भारत वापस लौट के आ गए हैं तो इन्होंने बंबई में क्या की है? वकालत की है। वकालत कहां पर की है इन्होंने? मुंबई में इन्होंने वकालत की है। वकालत करते समय इनको वकालत की 1893 में एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के संबंध में 1893 में एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी उसके मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रणभेद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नाटा, इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। जब ये 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने देखा कि वहां रंगभेद की नीति है, तो रंगभेद की नीति का इन्होंने विरोध किया। उसके लिए इन्होंने संस्थाओं की स्थापना भी की। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र को प्रकाशित भी किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहां अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर बेटा अपनाया गया था। उसको अपनाने के पश्चात महात्मा गांधी के संघर्ष के परिणाम स्वरूप सरकार ने भेदभाव पूर्ण वाले कानूनों को रद्द कर दिया और भारतीयों को सुविधाएं प्रदान की। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 के अंदर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए हैं? वापस लौटे हैं। कब लौटे हैं? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं और लौटने के पश्चात उन्होंने 1 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक भारत की राजनीति को ढंग से देखा है कि भारत की राजनीति किस तरीके की चल रही है, उसके बारे में ढंग से देखा है। 1 वर्ष तक भारतीय जनता को समझा है और समझने के पश्चात 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती के अंदर अपना आश्रम स्थापित किया है। 1916 में साबरमती।
1916 में साबरमती अहमदाबाद में अपना आश्रम स्थापित किया। महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। विवाह कस्तूरबा के साथ में हुआ। 1887 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में शिक्षा प्राप्त कर जब वापस लौटे तो इनके हाथ में एक मुकदमा आया और ये सबसे पहले वकालत मुंबई में करना प्रारंभ किया। तो मुंबई में जब वकालत कर रहे थे तो इनके पास मुकदमा आया। उस मुकदमा को लेने के लिए जब ये अफ्रीका गए तो अफ्रीका में जाने के पश्चात भारतीयों के साथ में जो रंगभेद की जो नीति है, सरकार के द्वारा रंगभेद की जो नीति है, उस नीति का इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर विरोध किया। और 1900 अगर देखा जाए तो फलस्वरूप में जब 1915 में वहां से वापस आए तो वापस आने के पश्चात एक वर्ष तक भारतीय जनता की स्थिति को भापा है, देखा है। उसके पश्चात 1916 में साबरमती अहमदाबाद में इन्होंने अपना आश्रम की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है बेटा? अपने आश्रम की स्थापना की है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। पहला है चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह बिहार जिले के चंपारण में 1917 में हुआ। कहां पर कब हुआ? 1917 में। चंपारण कहां पड़ता है? बिहार के कहां पड़ता है? बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर। यहाँ पर स्थिति ये थी कि नील बगान मालिक जो थे वो भारतीय किसानों पर अत्याचार करते थे और किसानों से अपनी जमीन पर नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते थे। और नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। किसानों को नील बगान मालिकों के द्वारा तय कीमतों पर नील को बेचना पड़ता था। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्थिति ये थी कि यहाँ पर क्या था, नील की खेती के लिए यूरोपियन जो व्यापारी हैं उनके द्वारा किसानों पर को परेशान किया जाता था। उनसे नील की खेती जबरन करवाई जाती थी। नील की खेती करवाने के पश्चात में उनको जो मिलता था उसका एवज में जो उनकी जो तय कीमत थी, तय कीमतों पर उसकी खरीदारी की जाती थी। फलस्वरूप में किसान काफी परेशान थे। ऐसी स्थिति में राजकुमार शुक्ल के गांधी किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी हैं वो किसान जो है किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर यह चंपारण गए। इनके साथ में चंपारण जाने वाले चंपारण गए। इनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, जेपी करतानी, नरहरि पाल, महादेव देसाई के साथ 1917 को चंपारण गए। गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप जब गांधी जी ने प्रयास किए तो उन प्रयासों के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो किसानों की समस्या में क्या आई? कमी है। क्या है? किसानों की समस्या के अंदर बेटा कमी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारे मेजर क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अहमदाबाद नील मजदूर संघर्ष।
ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में, संघर्ष के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों, मालिकों और मजदूरों के बीच में विवाद में हस्तक्षेप किया। किनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। इनमें दोनों में विवाद चल रहा था। किनके में विवाद चल रहा था? मिल मालिकों और मजदूरों। किनमें चल रहा था? मिल मालिकों एवं मजदूरों में संघर्ष चल रहा था। इनमें क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। महात्मा गांधी ने इन दोनों के बीच में क्या किया? हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप में महात्मा गांधी ने मजदूरों की जो समस्या है उससे अवगत हुए और अवगत होने के बाद हस्तक्षेप के फलस्वरूप में 35% तक मिल मालिकों ने महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया। कितने प्रतिशत तक? 35% तक महंगाई भत्ता मिल मजदूरों को देना मिल मालिकों ने स्वीकार किया। तीसरा आता है आपका खेड़ा आंदोलन। अब बेटा समझ में आ गया होगा ये। तीसरा है आपका खेड़ा आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए संघर्ष किया। यहां फसल नष्ट होने के बाद में सरकार के द्वारा जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा था। किसानों की क्या हो गई थी? फसल खराब हो गई। क्या हो गई? फसल खराब हो गई। जब किसानों की फसल खराब होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा क्या है? लगान मांगा जा रहा था। क्या मांगा जा रहा था? लगान। जब लगान मांगा जा रहा था, लगान वसूल जबरदस्ती किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में खेड़ा के अंदर किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। कैसी थी? दयनीय थी। दयनीय स्थिति में ऐसी स्थिति में गांधी जी ने लगान न देने का किसानों से कहा और गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। अंग्रेज सरकार ने मजबूर होकर आदेश दिया किसानों से कर में वसूल किया जाए जिनकी फसल नष्ट हो गई है। अब देखिए गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि आपको क्या नहीं देना है? लगान नहीं देना है। क्या नहीं देना है बेटा? लगान नहीं देना है। तो फलस्वरूप में गांधी जी का यहाँ जो सहयोग किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गांधी जी का क्या किया गया? सहयोग किया गया, साथ दिया गया। फलस्वरूप में गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप में यहाँ लगान माफ कर दिया गया। यहाँ पर बात ये रखी गई कि किसानों की जिनकी फसल खराब हुई है उनको ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि उन किसानों से लगान प्राप्त, उनको किरासनामों का लगान माफ कर दिया जाएगा, उनसे वसूला नहीं किया जाएगा जिनकी फसल नष्ट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कौन सा युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई। कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी जो उपाधि
उपाधि है, केसरे हिंद की जो उपाधि है, इसको क्या कर दिया था, इसके विरोध में इसे वापस कर दिया था। क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन का 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने दोनों का क्या किया है, नेतृत्व किया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुने गए और 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्वाइट मूवमेंट, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज हमने जो महात्मा गांधी है उनके योगदान को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है उनके बारे में हम पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ जनता में आर्थिक और सामाजिक उन्नति चाहते थे। उन्होंने गांधी ग्राम सुधार, नशाबंदी और अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा आदि के कार्य किए। इन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गो रक्षा संघ की स्थापना की। इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। इन्होंने हरिजन सेवा संघ 1932 में स्थापना की। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता रहता है, 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। किनके द्वारा की गई, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ठीक है, महात्मा गांधी ने समाचार पत्र यंग इंडिया, नव जीवन, हरिजन के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों का भी मार्गदर्शन किया। यानी राजनीतिक और सामाजिक जो आंदोलन थे उनका भी मार्गदर्शन किया। तो बेटा हमने जो अब तक पढ़ा था उसके अंदर हमने गांधी जी के जो कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ जैसे महात्मा गांधी की जो भारतीय राजनीति या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अंदर जो एंट्री हुई है उनके बारे में पढ़ा था। जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्वाइट मूवमेंट, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जिन टॉपिकों के बारे में पढ़ा था वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ में नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ में हम लेके चल रहे हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की रक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बड़ी क्रूरता से बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह कमेटी को गठित की गई। इनकी अध्यक्षता में एक राजद्रोह
कमेटी गठित, कमेटी है उसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया? लालू कमेटी का गठन किया 10 सितंबर 1917 सर सेंडी लॉरेंस की अध्यक्षता में राजद्रोह कमेटी का गठन किया गया। इसने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय विधानसभा में सिफारिश पर विधानसभा में फिर प्रस्तुत किया गया। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है कब की? अप्रैल 1918 में इन्होंने अपनी क्या है रिपोर्ट को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। और रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के पश्चात केंद्रीय प्रस्तुत किया है और एक समिति की सिफारिश पर केंद्रीय विधानसभा में अपने बिल को प्रस्तुत किया है। भारतीयों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को यह बिल पास हो गया। भारतीयों ने विरोध किया लेकिन 18 मार्च 1919 को यह बिल क्या हो गया? पास हो गया। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी इस बिल को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। ठीक है। उसके पश्चात और यह कानून रॉलेट एक्ट कहलाया। और यह कानून क्या कहलाया? रॉलेट एक्ट कहलाया। यह कानून क्या कहलाया बेटा? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस कानून के द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर भी किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए जेल में भेज दिया जाता था या अन्य स्थान पर नजरबंद कर दिया जाता था। प्रतिबंध पुस्तकों तथा दस्तावेज रखने मात्र के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता था। इसे काला कानून कहा गया। अगर इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर संदेह मात्र है तो उस पर भी बिना मुकदमा चलाए उसे क्या कर दिया जाता था? उसे जेल में डाल दिया जाता था और उस पर राजद्रोहात्मक मुकदमा चलाया जाता था। इसी को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून कहा गया। क्या कहा गया बेटा? काला कानून कहा गया। यानी कि अगर कह सके ना तो कोई वकील है ना कोई दलील है, सीधा अगर आप पर संदेह है तो आपको उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर आप उस समय अगर हम लोग उठे और हमारे ऊपर भी थोड़ा सा संदेह हो तो उठाकर कहां डाल दिया जाता? जेल में डाल दिया जाता। इसे कहा गया रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है। संदेह मात्र पर, ठीक है, काला। इस कानून पर संदेह मात्र पर कि किसी की भी तलाशी, गिरफ्तार करने, जमानत मांगने आदि अधिकार युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास लिया। और इसके बाद युद्ध के बावजूद भी जब युद्ध कंप्लीट हो गया उसके बाद में भी ब्रिटिश सरकार ने जमानत मांगने, किसी व्यक्ति के जमानत मांगने की बात हो या फिर किसी की जांच की बात हो, बिना कोई जांच पड़ताल के तलाशी की जा सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके सारे अधिकार उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में किसके पास में रखे? अपने पास रहे। इस कानून के विरुद्ध में पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। क्या हुई? तीव्र प्रतिक्रिया पूरे देश में इस कानून के विरुद्ध हुई और इस एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। और इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। और इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुंबई आदि इस एक्ट के विरोध में सभाएं हुई और हड़ताल। और इस एक्ट के विरोध में क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल।
1919 को इस एक्ट के विरोध में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? रॉलेट एक्ट था। अधिकांश जो बंबई के मद्रास के शहर बन भी रहे। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक बिल केंद्रीय विधानसभा के अंदर पास हुआ भारतीयों के विरोध के बावजूद भी, और एक राज्य कमेटी बनाकर उसको क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। उस बिल जब 18 अप्रैल 1919 को पास हो गया तो इसके विरोध में इसके अंतर्गत बिना मात्र संदेह मात्र पर व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। इस काले कानून का पूरे समस्त भारत में विरोध हुआ। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना की गई। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश के अंदर हड़तालें की गई, विरोध किया गया इस काले कानून का। इसी काले कानून के रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, कब बेटा? 6 अप्रैल 1919 में विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए और हड़तालें की गई। इसी एक्ट के विरोध में आगे देखा जाए तो एक सभा का आयोजन भी किया गया अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंतर्गत हत्याकांड भी हुआ इसी एक्ट के विरोध में। तो ठीक है बेटा, आज हमने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है। रॉलेट एक्ट के साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड लेके आएंगे, क्योंकि वो भी इसी से आगे जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए राजनीतिक आंदोलन के 1919 का अधिनियम और राजनीतिक आंदोलन में असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमने महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के बारे में पढ़ा और एक रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आगे जलियांवाला बाग के अंतर्गत एक आम सभा हो रही थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ रहे हैं शिवाय सूर्यकांत सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। हम चल रहे हैं इस समय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, और राष्ट्रीय आंदोलन में आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।